हेलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस क्लास में आपके लिए हम लाए हैं फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण भाग, यानी कि वह भाग जिसके बिना फिजिक्स वैसा ही है जैसे ग्रामर के बिना हिंदी या ग्रामर के बिना इंग्लिश, बिना टेंस के नॉलेज के, बिना वर्ब नाउन प्रोनाउन के नॉलेज के। जैसे हिंदी या इंग्लिश नहीं चल सकती है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन दिक्कत हो सकती है, लिखने समझने पढ़ने बोलने में आपको दिक्कत होती है। उसी तरीके से सेम तरीके से अगर हमारे पास इस चीज का ज्ञान ना हो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप फिजिक्स के चीज़ों को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, फिजिक्स के क्वेश्चंस को, फिजिक्स की थियरीज को समझने और सबसे इम्पोर्टेंट को एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब आई थिंक कि आप गेस कर गए होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना फिजिक्स की थियरीज, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के कैलकुलेशंस, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना और समझाना या कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता है। अगर आप समझ गए हैं तो भी, और अगर आप नहीं समझे भी हैं तो भी, यह जानिए कि वह चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स वो नहीं पढ़ने जा रहे हैं जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं। हम मैथमेटिक्स वो भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप हायर मैथमेटिक्स सीखें। हम मैथमेटिक्स के उस पोर्शन को पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और आगे 2-3 लेक्चर्स होंगी इस पर, जिसमें हम फिजिक्स के अलग अलग चीज़ों में यूज होने वाले उन बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स को देखेंगे जिसके बिना हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम रहती है। अपने 7-8 साल के कैरियर में मैंने ये पाया है कि आमतौर पे जब मैं पढ़ा ले जाता हूँ बच्चों को, तो उसके बाद बच्चों को थियोरेटिकली दिक्कत नहीं होती, फिजिक्स में दिक्कत नहीं होती, पर जब बात आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, अपनी बात को कहने की, तो वो निश्चित रूप से फंस जाते हैं। और इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण वजह है उनका मैथमेटिकल स्किल। बहुत लंबे समय से मेरा ये मन था कि मैं मैथमेटिक्स पर रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पर, मैथमेटिक्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर कुछ वीडियोस लाऊं, पर अलग अलग रीजंस की वजह से ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो आज से 2-3 दिन या 2-3 लेक्चर्स हम लोग फिजिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उस पर ध्यान देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, या कह सकता हूँ मैं कि पूरा इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद, फिर आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैथमेटिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, और हमारे इस टॉपिक का नाम है मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स इन फिजिक्स आप ऐसे समझ लीजिए कि फिजिक्स की भाषा है मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स फिजिक्स का लैंग्वेज है। फिजिक्स का क्या है? लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। फिजिक्स का लैंग्वेज है कौन? मैथमेटिक्स। यानी बिना इस भाषा के हम फिजिक्स के नियमों को, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसकी थियरीज को, उसके अलग अलग इस चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम फील करेंगे अगर हमारा मैथमेटिकल स्किल अच्छा नहीं है। मैथमेटिकल स्किल्स में आपको पता है कि बेसिकली 4 ही चीज़ आती है: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। पर इनके फील्ड यानी इनका रेंज जो है वो बहुत बहुत वास्ट है। इनका रेंज जो है फिजिक्स के मामले में वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इतना ज़्यादा वेरिएशंस हैं कैलकुलेशंस में कि बच्चे सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक वजह यह है। फिर इसके अलावा आपको सीखना होगा परसेंटेज, आपको सीखना होगा फ्रैक्शंस, ठीक है, आपको सीखना होगा रेशियो, आपको जानना चाहिए पूरा अलजेब्रा, ठीक है, आपको जानना चाहिए मेंसुरेशन, आपको जानना चाहिए मेंसुरेशन, ठीक है, यानी क्षेत्रमिति, आपको जानना चाहिए लॉगरिदम,
आपको जानना चाहिए एक्सपोनेंट्स, ठीक है। आपको जानना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, और इन सभी के अलावा जो चीज फिजिक्स में सबसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से यूज होती है वो है कैलकुलस। आपको जानना चाहिए कैलकुलस। कैलकुलस के दोनों भाग आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जिसमें से एक भाग है डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन। इसमें से जो मैथ के बच्चे होते हैं आमतौर पे इस वाले पोर्शन में तो मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड के बच्चों को 12th की सिलेबस में और 11th के उनके खुद के मैथ्स के सिलेबस में कैलकुलस का अच्छा खासा पोर्शन पढ़ना होता है। पर जो बच्चे बायो बैकग्राउंड के होते हैं वो 10th में ही या 10th तक ही किसी तरीके से मैथ को कैरी कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब इन चीज़ों का यूज उन बच्चों को करना पड़ता है तो वो अक्सर परेशान होते ही होते हैं। तो आप इस क्लास को, या मैं कहूँगा आप इस पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, पर निश्चित रूप से क्लास आपके लिए शानदार होने की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे फैमिलियर टॉपिक से, जिसे हम कहेंगे अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा, फिर 1 बाय 1 इन सभी टॉपिक्स पर आएंगे, ध्यान रखना। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से, और साथ ही ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा के समझा के छोड़ दे रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि अलजेब्रा के फिजिक्स में क्या यूज है। डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि आपसे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लाते हैं सबसे पहले अलजेब्रा पर। अलजेब्रा, जेब्रा जेड वाला जेब्रा नहीं है, अलजेब्रा है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं बीज गणित। क्या कहते हैं? बीज गणित, यानी मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जिसमें हम अलग अलग वेरिएबल्स को, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास अलजेब्रा में दो तरह की चीजें यूज होती हैं, एक को कहते हैं वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, चर और अचर, जिनका मान बदला जा सकता है उनको कहते हैं चर, और जिनका मान नहीं बदला जा सकता यानी जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है उन्हें कहते हैं अचर। जिनकी वैल्यू नहीं बदलती उन्हें कहते हैं अचर, और जिनकी वैल्यू बदलती है उन्हें कहते हैं क्या? चर। चर माने जो चल सकता है, अचर माने जो नहीं चल सकता है। तो जिन चीजों की वैल्यूज नहीं बदलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स, और जिन चीजों की वैल्यू बदलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। अब देखिए, जब हम लोग छोटे थे 6, 7, 8 में या 3, 4, 5 में, तो हमारे लिए बेसिकली कांस्टेंट्स का मतलब होता था नंबर्स। नंबर्स, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हमारे लिए कांस्टेंट्स का मतलब होता था नंबर्स, 1, 2, 6, -1/2, 5/6, 6000, लाइक दैट, ये सब नंबर्स थे। सारे रियल नंबर्स हमारे लिए क्या थे? कांस्टेंट्स थे, जिनकी वैल्यू आमतौर पे नहीं है। भाई दो, अगर दो है तो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, आज भी है, कल भी है, इस क्वेश्चन में भी दो दो ही है, अगले क्वेश्चन में भी दो की वैल्यू दो ही रहेगी। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यूज नहीं बदलते उन्हें क्या कहते थे? कांस्टेंट्स कहते थे। पर जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी कांस्टेंट्स मिलते हैं। जैसे आपका एक कांस्टेंट है कैपिटल जी, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक, जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। आपके पास इन कांस्टेंट्स में एक वैल्यू है स्मॉल h, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब जब प्लांक्स कांस्टेंट है तो 6.626 इंटू 10⁻34 होता है,
यूनिट आप ढूंढ सकते हैं, यूनिट बाद में देखेंगे भी। एक कांस्टेंट है आपके पास कैपिटल आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.834 करके होता है, 8.314 ना, 8.314, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे कांस्टेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। एवोगैड्रो नंबर है जिसे हम N0 या Na कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, पर फिजिक्स में दिक्कत तब आ जाती है जब फिजिक्स में किसी इक्वेशन में देके कहता है कि फला चीज कांस्टेंट है। जैसे कहे कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई t प्लस x plus x square plus 2a, where a is constant, a is constant। तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि a अगर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है। और जैसे a अल्फाबेट है वैसे x भी अल्फाबेट है, जैसे v अल्फाबेट है वैसे a भी अल्फाबेट है। तो मैं कैसे समझूं कि v क्या है, x क्या है और a क्या है। ठीक, तो उसके लिए नाम दिया रहेगा, पर कहेगा a क्या है, a कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x और v की कुछ भी वैल्यू हो, कितना भी ये वैल्यूज बदलती हो आपस में, कुछ भी हो रहा हो, पर एक ही वैल्यू में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमारे v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2a की हो जाएगी। ठीक, ऐसी चीजों में कांस्टेंट्स, तो एक हो गया कांस्टेंट। दूसरी जो चीज वेरिएबल में होती, अलजेब्रा में होती थी, उन्हें कहते थे वेरिएबल्स, चर। ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू बदलती है, जिनकी वैल्यू बदलती है या बदल सकती है, जरूरी नहीं कि बदलती ही हो, बदल सकती है। यानी जो बदल सकता है उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कितने प्रकार के, तो हर चीज का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिक्स में। जैसे हम कहेंगे स्मॉल m, तो जनरली स्मॉल m मतलब मास। जब हम कहेंगे v, तो जनरली v फॉर वेलोसिटी। जब हम कहेंगे कैपिटल V, जनरली v फॉर वॉल्यूम। तो इन सभी चीजों की वैल्यू हो सकता है अलग अलग चीजों पर क्या करती हो, निर्भर होती है, वैल्यूम डिपेंड करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल्स टू क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब इस फॉर्मूले में 4, 3 और पाई तो कांस्टेंट्स हैं, लेकिन r जो है वो क्या है, रेडियस है। r क्या है, रेडियस है। और v क्या है, वॉल्यूम है। v क्या है, v क्या है, वॉल्यूम है। अब अगर r रेडियस है और v वॉल्यूम है, तो रेडियस के बदलने से वॉल्यूम क्या होगा, बदलेगा। पर जब रेडियस बदलेगा तभी वॉल्यूम बदलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि v और r दोनों वेरिएबल्स हैं, और v की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, r के ऊपर। यानी हम r की वैल्यू को बदल करके v की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब अलजेब्रा में यानी ज्यामिति में, यानी सॉरी बीजगणित में, अलजेब्रा में यानी बीजगणित में इन वेरिएबल्स और इन कांस्टेंट्स से मिला करके कुछ टर्म्स बनते हैं, या हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स बनते हैं, जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, और इन पॉलिनोमियल्स को अगर आपस में कुछ चीजों को इक्वेट कर दें तो बनता है समीकरण। तो बीजगणित में अलग अलग चीजों के लिए कुछ समीकरणों की आवश्यकता होती है, और हमने उन समीकरणों के हमारे पास उन समीकरणों के फॉर्मूले हैं जो डिराइवेबल हैं, यानी डिराइव किया जा सकता है। तो उन फार्मूलों की जरूरत हमको बार बार पड़ती है, इसलिए हम उन्हें शॉर्टकट बना के याद करने की कोशिश करते हैं। सभी चीजें आपने 6, 7, 8 या 9th 10th तक जाते जाते लगभग सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। क्लास एक तरीके से सिर्फ रिवीजन क्लास है, बशर्ते कि आपका मैथमेटिकल स्किल अच्छा हो। और अगर अच्छा नहीं है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर आप फिजिक्स में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो अब हम आते हैं हिंदी में, मतलब सॉरी अलजेब्रा में कुछ आइडेंटिटीज पर। ऐसी आइडेंटिटीज
जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हम कहते हैं सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं, सर्व सर्व सर्व, सर्व माने सभी, समीकाएं माने समान, यानी ऐसी चीजें जो सभी के लिए क्या है, समान है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्या कहलाएगा, सर्व समीका। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल जो हम लोग जानते हैं वो ये है कि मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, और a प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, इन दोनों में क्या अंतर है। ऑब्वियसली बच्चे ऐसी गलतियां भी करते हैं, एक्सप्रेशन में कॉपी करते लिखते समय का वो ब्रैकेट भूल जाते हैं हड़बड़ी में। तो ब्रैकेट भूलने का क्या मतलब है, क्या दिक्कत है। अगर इस पर आए तो ये लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर, यानी a प्लस बी स्क्वायर। तो इसका बेसिक मतलब पहले b को स्क्वायर करो, जो वैल्यू मिले उसमें a ऐड कर दो। जैसे मान लो ऐसे लिखा है 2 प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर करिए जो कि होगा 9, और उसमें 2 ऐड कर दिया, यानी हो गया 11। पर अगर यही चीज 2 प्लस 3 लिखा है और पूरे का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि पहले हमें ऐड करना है, और फिर जब ऐड हो जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का स्क्वायर करना है, यानी 3 प्लस 2 5, और 5 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा 25। तो एक ब्रैकेट लगाने और ना लगाने से आपके आंसर पर फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और वो फर्क बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, खास करके तब जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं तब, या जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पे आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना है, और एक एक नंबर के लिए लड़ना है तो ज़रूरी है कि आपको चीज़ें अच्छे से आती हों, ठीक है। तो आते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट समीकरणों पर, कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सर्व समीकरणों पर जो हर कंडीशंस में एप्लीकेबल है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेसिक और सबसे छोटा इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम कैसे निकाल सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम चीज दो बार गुणा हो जाए। अगर ऐसा है तो हम इसे लिख सकते हैं, एक बार ए में पूरे टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस बी में पूरे टर्म का, भाई देखो ए इंटू था, ये ब्रैकेट पूरा प्लस था, प्लस लगाया बी पूरा ब्रैकेट ए प्लस बी। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, प्लस बी इंटू ए बी ए, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गुणा जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमय यानी कि क्या है, कम्यूटेटिव है। अब जब ये कम्यूटेटिव है तो क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो चाहे ए इंटू बी लिखें, चाहे बी इंटू ए लिखें, चाहे ए इंटू बी लिखें, चाहे बी इंटू ए लिखें, सेम है, तो इक्वेट कर लिए। सो अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब ये अगर आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस ए 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं एक का आपको समझा दिया हूं कि कैसे एक्सप्लेनेशन किए हैं। अब मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका अर्थ क्या है, यहाँ भी माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आता है। ये तो ए माइनस बी फिर माइनस बी ए माइनस बी, तो यहाँ और यहाँ दोनों माइनस आता है। जब दो माइनस माइनस चीजें हैं तो ऐड हो जाएंगी, और माइनस में ही वैल्यू रहती तो आता माइनस 2ab, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका मतलब है कि ये लिखा है a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए का होल स्क्वायर माइनस, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उल्टा भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो उसका ये मतलब भी है। क्लियर है, समझ में आया? अब अगर देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है तो इसका मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, अभी और आगे लिख रहे हैं पर ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो बार बार यूज होती हैं। अब आप सोचिए कि इनकी जरूरत हमें क्यों है, तो ये तो हम छोटे क्लास में थे तब भी जानते थे। फिजिक्स में क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया ये, क्यों? क्योंकि जब हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट आपसे पूछेगा पेपर में कोई कि भैया ए प्लस बी का होल क्यूब का वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा नहीं पूछेगा। जब कोई पूछेगा ही नहीं आपसे फिर पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कल को आपके क्वेश्चन में आया 99 होल स्क्वायर इज हाउ मच, और ये थोड़ी पूछे 99, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हो सकता है हमको 99 होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो। अब वहां दो ऑप्शन रहता है, या तो आप 99 इंटू 99 करिए, सॉल्व करिए, ठीक, पर हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है क्योंकि हम उतना टाइम नहीं दे सकते कैलकुलेशंस को, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ने गए हैं, मैथ नहीं पढ़ना। 6, 7, 8 में नहीं है कि आपके लिए मैथ ही महत्वपूर्ण है। फिजिक्स क्यों टफ है मैथ के भाषा में? इसलिए क्योंकि फिजिक्स में फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, मैथ नहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम जब 99 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो 100 का होल स्क्वायर, ठीक, देखिए ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए की जगह 100, बी की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस 200 प्लस 1, ठीक, माइनस 200 10,000 में से घटा दिए तो 9,800 आया। कोई दिक्कत? क्लियर ना भाई? 0 0 0 0, ठीक है, क्लियर है, समझा? अब उसमें 1 ऐड कर दीजिए, हो गया 9,801, ठीक। अब देखिए, जब आप किसी जगह पे, तो मान लिए कल को यूट्यूब चैनल पे आप सोचिए कि किसी का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, पर मेन है कि आप ऐसे किसी क्वेश्चन में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 या 1.2 का स्क्वायर या 1.1 का होल स्क्वायर। अब दो रास्ता है, एक तो 2.1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 1.1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, दोनों वैल्यू करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक, कर सकते हैं, टाइम लगेगा। पर अगर हमको याद आ जाए, जैसे ही हम ये चीज देखें और हमें ये बात याद आ जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 + 1 2.1 एंड 1.1 विल बी 3.2, तो एक वैल्यू हो गया 3.2, और 2.1 माइनस 1.1 विल बी इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर आ गया कितना, डायरेक्ट 3.2। ऐसी जगहों पे ये इंपॉर्टेंस का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और करेगा तो वो उसका नंबर जल्दी आएगा, उसका आंसर जल्दी आएगा, तो वो आपसे 2 4 6 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, उस केस में आप पीछे हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, बाकी अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते समय ये बारंबार आएगा आपके सिलेबस में, परेशान नहीं होगा, ठीक है? हो गया? अब देखिए, जैसे है ए प्लस बी है ना, वहां ए माइनस बी भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, ए की जगह ए ही रहेगा, बी की जगह लिखेंगे माइनस बी, फिर प्लस 3 ए की जगह ए रहेगा, बी की जगह लिखेंगे माइनस बी, ए की जगह ए ही रहेगा, बी की जगह लिखेंगे माइनस बी। इसका मतलब हुआ
कि अगर मैं इसको मिटा के लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ जैसे a माइनस बी का होल क्यूब विल बी a क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a b की जगह माइनस बी प्लस a b की जगह माइनस। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये सभी चीज हेल्पफुल तभी है जब आप इसको सही समय पर अप्लाई कर पाइए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट कोई ये सब पूछने वाला है कि वैल्यू क्या आएगी, क्या चीज होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये सब कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो आई थिंक कि अलजेब्रा के जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसके अलावा भी हैं बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, आपको किसी भी चैनल पे ढेर सारे आइडेंटिटीज मिल सकते हैं, पर जितनी काम की चीजें हैं आमतौर पे हम उसको ही खाली लेकर के चलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट सीखने से भी एक दिक्कत होगी कि आप शॉर्टकट ही भूल जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? आप अपने बेसिक्स को मजबूत करिए। बहुत ज्यादा शॉर्टकट सीखने वालों के साथ एक दिक्कत होती है कि सही समय पे शॉर्टकट ही भूल जाते हैं। तो अगर सही समय पे आपको शॉर्टकट ही भूल गया तो रास्ता तो लंबा हो गया, फिर फायदा क्या होगा पढ़ने का। ठीक, एक चीज तो ये हो गया। अब सेकंड देखिए, जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आमतौर पे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय कई बार हम लोग ऐसे जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, हमारा क्वेश्चन ऐसी जगह आके खड़ा हो जाता है जहां के बाद हमारा इक्वेशन द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई इक्वेशन है जो वेरिएबल के मैक्सिमम ऑफ सेकंड पावर पे डिपेंड करता है तो हम उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। यानी कोई ऐसा समीकरण, कोई ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे मान लिया हमने कहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y तो फंक्शन है, y तो फंक्शन है, y फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, यानी y डिपेंड करता है x पे, लेकिन क्या खाली x पे कर रहा, नहीं, y डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पे, y डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पे। और अगर y एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो जो डिपेंडेंट है वो कौन है, y, और जो इंडिपेंडेंट है वो कौन है, x। जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट है, जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट x की जो वैल्यू है, पावर है, वो कितनी है, x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। और इसी मैक्सिमम पावर 2 को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अगर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की डिग्री है 2, और अगर इस इक्वेशन की डिग्री है 2 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हमें आप इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि t का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है। t का जो मैक्सिमम पावर है कितना, 2 है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो t का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। यानी ये t के टर्म में क्या है, t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। t के टर्म में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो 10th में ढेर सारे टाइप के मेथड्स अप्रोच पढ़ाए जाते हैं सोल्यूशन के लिए, लेकिन फिजिक्स को सॉल्व करते समय, फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सबसे आसान और सबसे श्योर शॉट जो मेथड है वो मेथड है आपके पास हमेशा कौन सा, वो मेथड है हमेशा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य
सूत्र यानी फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्मेट में, ax² + bx + c = 0, यानी सभी चीजों को एक साइड कर लिया। अगर कोई इक्वेशन है इस फॉर्मेट में जिसमें x² यानी x वेरिएबल है, a, b एंड c और सम कांस्टेंट्स, a, b और c क्या है? कुछ कांस्टेंट्स हैं। तो एज पर श्रीधराचार्य सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र जो हमारा x की वैल्यू होगा वो होगा x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि -b ± √b² - 4ac में दो वैल्यू है, प्लस का भी और माइनस का भी। हमें दोनों वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंस की चीजें, हमारे लिए दोनों वैल्यू महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं कि कंडीशन किस चीज की है। जैसे अगर हम टाइम के इक्वेशंस में सॉल्व करें टाइम की वैल्यू, तो ऑब्वियसली टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो हम एक ही वैल्यू लेंगे। क्लियर है? पर फॉर्मूला ही रहेगा, x = -b ± √b² - 4ac/2a, जिसमें से b² - 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कहते हैं d। और अगर कब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? 2 रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है 0 के, तो भी 2 रियल रूट्स होंगे, तो भी क्या होंगे? 2 रियल रूट्स होंगे। पर अब आप एक बात बताइए, इसमें और इसमें अंतर क्या है? और अगर अंतर नहीं था तो कहते सर एक ही वैल्यू बता देते। अंतर है। अंतर क्या है कि इसमें जो 2 रियल रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। इसमें जो 2 रियल रूट्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। यानी अगर d की वैल्यू 0 से छोटे इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो सेम रियल रूट्स होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो सेम रूट्स तो नहीं होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे और दोनों रियल होंगे। और थर्ड केस, इफ d इज लेस देन 0, इन दैट केस जो रूट्स हैं वो नॉन रियल रूट्स होंगे, जो रूट्स हैं वो नॉन रियल रूट्स होंगे। आपके फिजिक्स में ऊपर के दोनों कंडीशंस से ही सवाल बनता है आमतौर पे। ठीक है, ये क्लियर है? इस पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग जरूरत पड़ने पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्या ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया? डन। चलिए देखते हैं इसका कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। बस नॉर्मल सवाल लूंगा मैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू x² - 24x + 144। ठीक है, अब कहे फाइंड x फॉर विच y इक्वल्स टू 0। x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए y क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसका मतलब है कि हमको क्या करना है? x² - 24x + 144 को इक्वल कर देना है किसके? 0 के। वैसे आपके पास आसान तरीके भी हो सकते हैं, पर फिजिक्स में जब आपका क्वेश्चन आएगा, अभी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको आप कई मेथड से कर सकते हैं, पर जब फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा लाइव, तो वो जरूरी नहीं है कि ऐसे वैल्यूज में आए जिसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप ऐसे केस में हमेशा आप आदत डालिए, फिजिक्स के स्टूडेंट होने की वजह से
हमेशा हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र ही लगाएंगे। हमें इसकी हैबिट पड़ जानी चाहिए कि हम विद इन 1 सेकेंड वैल्यूज रख लेते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र x इक्वल टू माइनस, अब ध्यान दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का स्टैंडर्ड है। तो हमारा x की जगह, a की जगह कौन आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, इसका मतलब 1, तो हो गया a की वैल्यू 1। b की जगह x का कोफिशिएंट होता है b, लेकिन प्लस के साथ होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट तो है 24 लेकिन माइनस के साथ है, इसका मतलब सिंबल भी लेना है, ठीक है। और फिर बचा c का कोफिशिएंट, c अपने आप में कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है 144। सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 2a। सबकी वैल्यू रख दीजिए, माइनस बी की जगह माइनस 24 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 144 और टोटल डिवाइडेड बाई 2a, यानी ए की जगह 2 इंटू ए की जगह 1, ठीक है ना, हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके 24 हो गया प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का स्क्वायर क्या होना चाहिए, एकदम लर्न होना चाहिए, सो दैट कि आप न्यूमेरिकल तेजी से कर पाए। 24 का कितना है 576, कितना है 576, क्लियर है 576, तो हो गया 576। माइनस की स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस, ठीक है। 4 का 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, सॉरी 4 4 जा 16, अभी आया 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, 576 माइनस 576 कितना आ गया 0, तो डी की वैल्यू हो गई 0, यानी इक्वेशंस में रूट्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे, तो हमारे रूट्स हो गए x इक्वल टू 24/2, कितना आया 24/2 यानी 12, तो x के दो रूट्स हो गए 12 एंड 12। जब आप मैथ लगा रहे होते हैं तो आपको दोनों रूट्स लिखना पड़ता है, पर जब हम फिजिक्स लगा रहे हैं और दोनों रूट्स सेम है तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू 12 पर y की वैल्यू 0 होगी। सो हमारा सोल्यूशन आया 12, क्लियर है। इस तरीके से आप इसका अप्लाई करेंगे, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको समझ में आए आप इस फॉर्मेट पे चलिए, ठीक। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस मिले, कुछ भी मिल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस में जब हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे ही। यहाँ तक की बात क्लियर है, आई होप कि अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट अब तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अलजेब्रा में और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, पर जो हमारे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उतनी ही चीज़ें लेकर के आपके पास आए हुए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब देखिए इसके अलावा इसके बाद फिजिक्स में अलजेब्रा वाला पोर्शन हो गया। अलजेब्रा के अलावा आपके पास जिन पोर्शंस में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं उन पोर्शंस में से एक पोर्शन है आपका मेंसुरेशन का पार्ट, जिसे हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति, यानी मेंसुरेशन का पार्ट, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, जिसमें हमारे पास एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं।
एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक ऐसे टॉपिक्स जो 2D पर बेस्ड हैं और एक ऐसे टॉपिक्स चीजें जो 3D पे बेस्ड हैं, यानी ऐसी चीजें जिनके पास सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं और एक ऐसी चीजें जिनके पास हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। जैसे अगर किसी की खाली लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ है, तो हम उसे कहेंगे कि 2 डायमेंशनल है। अगर किसी के पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और क्या है, हाइट भी है, यानी डेप्थ भी है, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, 3 डायमेंशनल बॉडी है। लेंथ है, ब्रेथ है और उसके साथ हाइट भी है, तो उसे क्या कहेंगे कि 3D बॉडी है। और अगर किसी के पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है तो उसे कहेंगे कि 2D बॉडी है। जैसे 2D बॉडीज का एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका सर्किल, क्योंकि सर्किल में क्या होता है, सर्किल में होता है कुछ इस तरीके का शेप, लेंथ और ब्रेथ। सर्किल की डेफिनेशन कैसी है? ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस माने लोकेशन, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड एज सर्किल। जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट लिए, जिसे मान लीजिए O, यहां से बराबर दूरी पे, सपोज करिए वो बराबर दूरी कितनी है, R, तो ढेर सारे पॉइंट्स R पर होंगे। 3 डायमेंशन में नहीं, 3 में चलेगा तो स्फीयर हो गया। प्लेन पर, इस व्हाइट बोर्ड पर O से बराबर बराबर दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स के लोकेशन को क्या कहेंगे, इन सभी पॉइंट्स के लोकेशन को मिलाने वाली लाइन, यानी मिलाने वाले चीज को क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्किल। हिंदी में कहते हैं वृत्त। तो वृत्त के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं चीजें? पहला, तो वृत्त के लिए एक होता है सेंटर, जिससे वो दूरी ली गई है। आर इसका क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या, इतनी हिंदी तो आपको आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए, त्रिज्या। इसका एक होता है डायमीटर, जिसे हम कहते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर। ठीक, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, यानी रेडियस इक्वल्स टू d/2, यानी डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। अब इस सर्किल के किसी एक पॉइंट से आप इस चक्कर, इसके पूरे चारों तरफ चक्कर मारिए। एक चक्कर चलेंगे तो आपको कुछ दूरी चलनी पड़ेगी, कि चलनी पड़ेगी कि नहीं चलनी पड़ेगी, उस दूरी को कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस, यानी परिधि। उसे क्या कहेंगे, परिधि। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू 2πr, C इक्वल्स टू 2πr। पर एक चीज बताइए, 2r को क्या लिखते हैं, डायमीटर, तो हमारा डायमीटर का इसका फॉर्मूला हो गया पाई इंटू डी। कुछ बच्चे हड़बड़ी में क्वेश्चन में व्यास या डायमीटर लिखा रहता है, वो 2πd लगा के चले आते हैं। हड़बड़ी नहीं करना है, फिजिक्स का पहला रूल है, यू शुड नॉट हसल, यू शुड नॉट इन फास्ट, यू शुड नॉट बी फास्ट। आपको स्लो होना पड़ेगा। फिजिक्स उसी का तेज है जो थॉट प्रोसेस को मजबूत करता है, दिमाग से तेज चलता है, बुद्धि से तेज चलता है, ना कि हड़बड़ी में चलना। हड़बड़ी और तेज होने में अंतर है। ठीक है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का अंतर है। आपका डायरेक्शन भर है और मैग्नीट्यूड भर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी स्पीड होनी चाहिए पर पर्टिकुलरिटी के साथ। हड़बड़ी, सिर्फ हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जल्दीबाजी करिए, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सोल्यूशन पक्का नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या, उसका एग्जैक्टनेस। तो एक चीज सर्किल में जो हो गया वो है परिधि, उसका व्यास, यानी सर्कमफ्रेंस। सेकेंड थिंग, सर्किल का ये एरिया, सर्किल का ये एरिया, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला याद होना चाहिए,
पाई आर स्क्वायर, और अगर हम आर की जगह रखना चाहें तो d/2 रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो ये सर्किल की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस की थी। तो पहला 2D में हो गई हमारी चीज, वह है सर्किल। सर्किल के इस सेंटर पे सारे डायरेक्शन से मिला के कितना एंगल बना? सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना? सर्किल के सेंटर पे एंगल बना थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, जिसे हम 360 डिग्री कहते हैं। ठीक है, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना हुआ? 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना हुआ? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हुआ? 180 डिग्री बाई पाई। 180 डिग्री बाई पाई। रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना हुआ? 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हुआ? 2 पाई बाई 360 डिग्री रेडियन, 360 रेडियन। और 2 से 360 काट दिए तो पाई बाई 180 रेडियन। सो 1 डिग्री इज टू बी कन्वर्टेड बाई दिस फॉर्मूला। और क्योंकि एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है, इसलिए हमेशा वैल्यू रेडियन में ही यूज करेंगे, हम लोग आदत डालेंगे। ठीक है, तो सर्किल के लिए ये आपका बेसिक्स हो गया। सर्किल के बाद जो हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। तो आइए हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, यानी वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। ध्यान रखिएगा, वर्ग एक ऐसी चीज है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। चारों साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। और चारों साइड्स का एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसके पास दो डायगोनल होते हैं। क्या होते हैं? दो डायगोनल्स होते हैं, यानी विकर्ण होते हैं। और जो विकर्ण हैं, डायगोनल्स हैं, इनकी लेंथ क्या होगी? सेम होगी। इनकी लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो ये रहा आपका स्क्वायर का शेप। चारों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, पहली शर्त है। और चारों साइड्स में ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर आपको एंगल पता है तो आप यहां से आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। पर अगर खाली साइड्स पता है तो आपको चेक करना होगा कि चारों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं। चारों साइड्स इक्वल हैं तो कंपलसरी नहीं है कि स्क्वायर हो। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर हो सकता है। इसके साथ इन दोनों में से कोई एक शर्त कंपलसरी है। क्या? या तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर एक 90 डिग्री है तो सभी बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री हो जाएंगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। यानी स्क्वायर स्क्वायर तब नहीं होगा जब उसके दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। खाली दोनों साइड्स इक्वल तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही या तो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए या तो दोनों डायगोनल्स आपस में सेम होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमको कहाँ आती है? ये प्रॉब्लम आती है हमको वेक्टर में। आपको 4 पॉइंट दे देगा और कहेगा कि बताओ कि ये चारों पॉइंट्स किस चीज के पॉइंट्स हो सकते हैं, किसके वर्टिसेस हो सकते हैं, स्क्वायर के, कि रेक्टेंगल के, कि पैरेललोग्राम के, या फिर रोम्बस के। तो स्क्वायर कैसे पता चलेगा? अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो पक्का हो गया कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो अब बचे दो ऑप्शन, स्क्वायर या रोम्बस। साइड्स की लेंथ दी है तो एंगल नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए आपको फिर ढूंढना होगा कि डायगोनल्स कैसे हैं। अगर डायगोनल्स का लेंथ सेम है तो स्क्वायर, और अगर डायगोनल्स के लेंथ सेम नहीं है तो रोम्बस। ठीक, अब अगर स्क्वायर है तो इसका लेंथ जनरली हम लोग क्या लेते हैं? एल लेते हैं, या ए भी ले सकते हैं। तो एल या ए। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप। इसका पेरीमीटर हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप।
तो परिमाप की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, 4 टाइम्स ऑफ एक का लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया हो गया एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल, एरिया एल स्क्वायर। ये चीज है डायगोनल और ये चीज है डायगोनल। कोई एक डायगोनल कितना होगा, तो ध्यान रखिए यहां से यहां तक की वैल्यू एल स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल। तो डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस से। कैसे, एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर इसका अंडर रूट, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी अंडर रूट 2l। तो डायगोनल कितना आया, अंडर रूट 2l। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन सर्किल, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड सेंटर, एक पॉइंट। कितना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टिसेस, एक पॉइंट। दूसरा, ये वाला एंगल कितना है 90 45, ये वाला एंगल कितना है 45, ये वाला एंगल कितना है 45, ये वाला एंगल कितना है 45, 45 45 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, देन ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल। इसी से मिलता जुलता हमारा इसका छोटा भाई कह सकते हैं रोम्बस। हिंदी में क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब ऐसा कोई शेप जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, ऐसा कोई शेप जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, पर ना तो दोनों में से कोई एंगल 90 डिग्री हो या दोनों डायमीटर बराबर ना हो। ध्यान रखिए चारों साइड्स स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, रोम्बस के इक्वल होते हैं, पर रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल बड़ा है, एक डायगोनल क्या है, एक डायगोनल बड़ा है और दूसरा डायगोनल छोटा है, एक डायगोनल बड़ा है दूसरा डायगोनल छोटा है। तो रोम्बस और स्क्वायर में अंतर इस पॉइंट से नहीं निकाल सकते, आपको इस पॉइंट से निकालना होगा। स्क्वायर का एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई स्क्वायर है, अगर कोई स्क्वायर है तो आप उसे रोम्बस भी कह सकते हैं, पर अगर कोई रोम्बस है तो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो। ठीक है, इसी तरीके से इसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका रेक्टेंगल है, उसके जैसा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल माने आयत और पैरेललोग्राम माने समांतर चतुर्भुज। ठीक, फिर 2D में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रायंगल। तो आइए इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा है रेक्टेंगल। अब मैं जल्दी जल्दी इसको समझा रहा हूं आपको। रेक्टेंगल की विशेषता क्या है कि उसके आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये साइड बराबर होगी इसके और ये साइड बराबर होगी इसके, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एक 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि ये लेंथ 2l, ये ब्रेथ 2b, तो 2l प्लस 2b यानी 2l प्लस b। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, डायगोनल की लेंथ
डायगोनल यानी कि विकर्ण, विकर्ण का लेंथ कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एक एंगल कितना होगा 90, तो ये 45, ये 45, तो ये कितना 90। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। सेकेंडली है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसके आपस में डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम, यानी ये साइड इक्वल एंड पैरेलल, ये साइड इक्वल एंड पैरेलल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड पैरेलल। नॉट पैरेलल तो पैरेलल तो किसी के डायगोनल नहीं होंगे, लेकिन नॉट इक्वल तो पैरेललोग्राम। इसका मतलब ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। क्लियर है, देख लीजिए। हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा शेप है वो कौन सा है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के अलावा, तो देखिए अगर क्वाड्रिलेटरल है तो एक जो शेप और बचता है वो होगा वो होगा ट्रेपेजियम। क्या होगा, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ठीक है, कैसे, मान लिए दो साइड्स बराबर हैं किसी चीज के, और एक यहाँ एंगल हो गया और एक यहाँ हो गया साइड, तो ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बराबर नहीं है पर पैरेलल हैं। अब अगर हम एक पैरेलल साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हाइट कहलाता है अल्टीट्यूड यानी एच, ये हाइट क्या कहलाता है एच यानी अल्टीट्यूड हाइट। तो ट्रेपेजियम का आपको पूछेगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ध्यान रखना, हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है ट्रायंगल, ट्रायंगल आपको पता है कि तीन तरीके का होता है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल के बेसिस पर और साइड्स के बेसिस पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स यानी जिनके दो साइड्स आपस में क्या हों, इक्वल हों, थर्ड साइड जरूरी नहीं कि इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलैटरल, एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल, दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस जिसे हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और एक तीसरा स्केलिन जिसके किसी भी साइड्स का कोई भी चीज इक्वल ना हो, यानी अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल ना हो तो क्या होंगे, क्या होंगे स्केलिन यानी विषम बाहु त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए, इसके तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड सेम है यानी ए, इसके दो साइड सेम है, तीसरा साइड अलग, मतलब एक साइड अलग, एक साइड अलग, एक साइड अलग, इसमें दो साइड सेम है, दूसरा अलग है, इसके तीनों अलग है। ठीक, इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो सबसे आसान तरीका है एरिया निकालने का, एरिया निकालने का सबसे सिंपल तरीका हाफ बेस इंटू हाइट, पर बेस किसको माने और हाइट किसको माने, तो ध्यान रखिए किसी को भी साइड को बेस मान सकते हैं। अब मान लिए कि मैंने यहाँ इस साइड को बेस मान लिया, तो इस साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वहां से इस साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो हो गया हाइट। अगर मान लीजिए मैंने इसको बेस मान लिया तो इसके अपोजिट ये वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले तो ये खुद ही हो गया परपेंडिकुलर, यही हो गया हाइट। इस केस में ध्यान दीजिए कि यहाँ अगर बेस माने तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, यहाँ बेस माने तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और इसको बेस माने तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, वो हो जाएगा हाइट।
इसको बेस 1 है तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जिस जो साइड का बेस 1 है उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वो परपेंडिकुलर हो गया हमारा हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला और है जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, जो कहता है कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, किसका फॉर्मूला है? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन, the area of a triangle is given by s, s minus a, s minus b, s minus c, everything is in square root, where s is the semi perimeter। s क्या है? सेमी पेरीमीटर, इसका अर्थ है अर्ध परिमाप, जिसे हम कैसे निकाल सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो मुझे लगता है कि सबसे आसान जो अप्रोच है वो हीरोन्स फार्मूला हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको भूलने का खतरा नहीं है। लेकिन हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। अगर तीनों साइड्स नहीं पता हैं, कोई दो पता हैं, तो आप इस फार्मूले से जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग 3 डायमेंशनल बॉडी यानी स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ठीक है, फ्रस्टम, इन सभी के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा है जो 11th-12th में है या 9th-10th में है, तो आप उसको इस चैनल को जरूर समझाइएगा, उसे जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, ताकि वो इसका पूरा यूज कर सके। थैंक यू।